रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से ईडी ने 121 पॉलिटिशियन लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें से 115 अपोजिशन पार्टीज के थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 161 थी, जो 2022 से 11 पोजीशंस नीचे थी, और 2024 में भी इंडिया की पोजीशन 159 थी। कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी ज्वाइन हुए। उनके ज्वाइन होने के बाद उन पे चल रही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। इंडिया, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या अब यही इंडिया अपनी डेमोक्रेटिक रूट्स को खोता जा रहा है? क्या हम सच में एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां डेमोक्रेसी की जगह डिक्टेटरशिप लेने वाला है? ये सवाल सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। रीसेंट ट्रेंड्स, गवर्नमेंट एक्शंस और पॉलिसी डिसीजंस हमें एक अलार्मिंग पिक्चर दिखाते हैं, और ये वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बल्कि आपको अपनी सोच पे क्वेश्चन करने का मौका भी देगा। क्या हम सच में एक नई डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? और अगर आप इन फैक्ट्स को पर्सनली वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सोर्स का लिंक भी मिल जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट के रूल में पावर काफी सेंट्रलाइज हो गया। पहले इंडिया का गवर्नेंस फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, जहां स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर होती थी। लेकिन हम ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट सब मेजर डिसीजंस कंट्रोल कर रही है। एग्जांपल के लिए जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसी इकोनॉमिक पॉलिसी सेंट्रल लेवल पे डिजाइन और इम्प्लीमेंट की हुई बिना स्टेट्स की प्रॉपर कंसल्टेशन के। स्टेट्स के ब्यूरोक्रेट्स पर भी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, जैसे आईएएस ऑफिसर्स को की पोजीशन पे डिप्लॉय करना, जहां स्टेट पॉलिसीज पे डायरेक्ट कंट्रोल हो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक सटल अथॉरिटेरियन स्ट्रैटेजी है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कंसोलिडेट करे और लोकल डिसेंट को कम करे। सेंट्रलाइजेशन से स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, लोकल गवर्नेंस वीक हो जाता है, और सिटीजन्स को बेनिफिट मिलने में भी डिले होता है। डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लोकल अकाउंटेबिलिटी ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा और काफी क्रिटिकल पॉइंट है इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन फ्री और फेयर इलेक्शंस है। इलेक्शन कमीशन का काम इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन रीसेंट एलिगेशंस के अकॉर्डिंग अपोजिशन लीडर्स जैसे राहुल गांधी ने ईसी पर बीजेपी को फेवर करने का इल्जाम लगाया है। इस पर हमने एक डिटेल शॉर्ट भी अपलोड किया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसका चेकआउट कर सकते हो। वोटर रोल्स और एसआईआर प्रोसेस के मिसयूज की बात की गई, जिसमें एलिगेशंस हैं कि वोटर्स के नाम ऐड और रिमूव किए जा रहे हैं सिलेक्टिवली। राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली बिहार और महाराष्ट्र के वोटर डेटा पर क्वेश्चन रेज किए, और उन्होंने ये पॉइंट किया कि बीजेपी लीडर्स पे सिमिलर स्क्रूनिटी अप्लाई नहीं हो रही। 2023 के एक लॉ ने इलेक्शन कमीशन को लीगल अकाउंटेबिलिटी से शील्ड कर दिया, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन उठता है। ईसी की इम्पार्शियलिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो सिटीजन्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। अगर लोग सोचे कि इलेक्शन बायस्ड है तो डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी पे डायरेक्ट थ्रेट आ जाता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसर्न नहीं है, प्रोटेस्ट और अपोजिशन कैंपेन्स में इशू क्लियरली हाईलाइट होता है। जब इलेक्शन प्रोसेस और एजेंसीज की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तब नेचुरली हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और लॉ एनफोर्समेंट के रोल पे भी सवाल उठता है। नॉर्मली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के चीफ की फिक्स टेन्योर होती है, ताकि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रहे। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके टेन्योर एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, जो लीगल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ये एक्सटेंशंस दिखाते हैं कि एजेंसीज का यूज पॉलिटिकल टूल के रूप में हो सकता है। अपोजिशन लीडर्स या डिसेंटर्स पे इन्वेस्टिगेशन ज्यादा फोकस हो रही है, जबकि रूलिंग पार्टी के लोगों के एक्शंस लार्जली इग्नोर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एक्सपर्ट्स ने भी वार्न किया है कि ये प्रैक्टिस एजेंसीज की इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। यूएपीए का मिसयूज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का असली पर्पज है टेररिज्म और सीरियस थ्रेट्स को कंट्रोल करना, लेकिन रीसेंट केसेस दिखाते हैं इसका मिसयूज डिसेंटर्स, एक्टिविस्ट और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हो रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स को बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के भी यूएपीए के अंडर चार्ज किया गया। प्रोलॉन्ग प्रिवेंटिव डिटेंशन और स्लो ट्रायल प्रोसेस के थ्रू सिविल लिबर्टीज पे डायरेक्ट थ्रेट आ रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी वार्न किया है कि इंडिया में यूएपीए का मिसयूज डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए डेंजरस है। ये एक्ट नॉर्मल सिटीजन्स के लिए फियर क्रिएट करता है। लोग हेजिटेट करते हैं गवर्नमेंट या पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने में। फ्री स्पीच और पीसफुल डिसेंट, जो डेमोक्रेसी के कोर पिलर्स हैं, वो वीकन हो रहे हैं। ये सटल येट पावरफुल अथॉरिटेरियन टूल बन गया है। पहले हमने देखा कि कैसे पावर सेंट्रलाइज हो रही है और इंस्टीट्यूशन पे प्रेशर बन रहा है। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल पिलर की, मीडिया फ्रीडम। साल 2023 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 161 थी, जो 2022 से 11 पोजीशंस नीचे थी, और 2024 में भी इंडिया की पोजीशन 159 थी। ये रैंकिंग्स मीडिया के इंडिपेंडेंस और सेफ्टी को असेस करते हैं, और ये डिक्लाइन एक सीरियस कंसर्न है। इस डिक्लाइन के पीछे कई रीजंस हैं। मीडिया ओनरशिप, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंडर आ गए हैं जो रूलिंग पार्टी से अलाइंड है, जिससे प्लूरलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। रिपब्लिक टीवी, इस चैनल को अर्नब गोस्वामी चलाते हैं, लेकिन इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव चंद्रशेखर से लिंक्ड है। एबीपी न्यूज को एबीपी ग्रुप ओन करता है,
लेकिन इस चैनल को भी गोदी मीडिया के लेवल से जाना जाता है। क्रिटिसिज्म है कि ये रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट करता है। लीगल प्रेशर, जर्नलिस्ट को यूएपीए जैसे लॉज के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इकोनॉमिक प्रेशर, गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का मिसयूज हो रहा है। जो मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं उन्हें ऐड नहीं मिलते, जो उनके फाइनेंशियल वायबिलिटी को इफेक्ट करता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर जर्नलिज्म को सप्रेस कर रहे हैं। जर्नलिस्ट को फियर है कि अगर उन्होंने सेंसिटिव टॉपिक्स कवर किए तो उन्हें लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स की। ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि रूलिंग पार्टी का फोकस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना और माइनॉरिटीज को टारगेट करना है। सिटीजनशिप पॉलिसीज, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) जैसी पॉलिसीज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं और लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट और फियर भी क्रिएट करता है। मणिपुर में मई 2023 से लेकर जून 2025 तक इंटरनेट सर्विसेज को कई बार सस्पेंड किया गया। ये शटडाउन्स प्राइमरली एथनिक वायलेंस और लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न के नाम पर लगाए गए, लेकिन इनका इम्पैक्ट सिटीजन्स की डेली लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमी पे डायरेक्टली पड़ा। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, इंटरनेट एक्सेस के बिना लोग अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट नहीं कर पाए, स्पेशली जब वायलेंस या कर्फ्यू लगा होता था। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, न्यूज और इन्फॉर्मेशन का फ्लो रुक गया, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स का स्प्रेड होना आसान हो गया। जब रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिटिकल राइवल्स को सिस्टमैटिकली टारगेट करती है तो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स जैसे फेयर प्ले, अकाउंटेबिलिटी एंड चेक्स एंड बैलेंसेस पे डायरेक्ट अटैक होता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 के बाद से ईडी ने 121 पॉलिटिशियन लीडर्स को इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें से 115 अपोजिशन पार्टीज के थे। ऐसे भी केसेस देखे गए जो अपोजिशन लीडर्स बीजेपी में शामिल हुए, उन पे इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। ये पैटर्न पॉलिटिकल प्रेशर और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है। कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में बीजेपी ज्वाइन हुए। उनके ज्वाइन होने के बाद उन पे चल रही पॉलिटिकल और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। ऐसे और भी कई नाम है, जैसे बाबुल सुप्रियो और कमलनाथ। डेमोक्रेसी का एक और पिलर, जुडिशरी का काम होता है लॉ के अगेंस्ट सबको इक्वली ट्रीट करना और गवर्नमेंट डिसीजंस को चेक करना। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे प्रेशर बढ़ रहा है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स और एलिवेशंस में एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करते वक्त पॉलिटिकल कंसिडरेशंस का ज्यादा रोल हो रहा है, जो इम्पार्शियलिटी पे सवाल उठाता है। कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस जैसे अपोजिशन लीडर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंट्रोवर्शियल लॉज में डिले या सिलेक्टिव प्रायोरिटाइजेशन देखा गया। ये इनडायरेक्टली जुडिशरी के न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाता है। 2018 से लेकर 2023 तक कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच इनडायरेक्टली जुडिशरी के न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाता है। 2018 से लेकर 2023 तक कॉलेजियम और गवर्नमेंट के बीच टेंशन रिगार्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स रिपीटेडली हाईलाइट हुई, जिसमें डिलेज और एग्जीक्यूटिव ओवररीच देखा गया। डेमोक्रेसी का कोर है सिटीजन्स के राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट करने का राइट और पर्सनल फ्रीडम्स। लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि ये लिबर्टीज सिस्टमैटिकली रिस्ट्रिक्ट की जा रही हैं। रीसेंट प्रोटेस्ट जैसे शाहीन बाग CAA प्रोटेस्ट और फार्मर्स प्रोटेस्ट को अथॉरिटीज ने कर्फ्यू, सेक्शन 144 और फोर्सफुल डिस्पर्सल के थ्रू सप्रेस किया। इंटरनेट शटडाउन्स और हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट ने सिटीजन की फ्री असेंबली और एक्सप्रेशन राइट्स को दबाया। लॉज जैसे PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA का मिसयूज ऑर्डिनरी सिटीजन्स और डिसेंटर्स के खिलाफ किया जा रहा है। माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पर इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपनी कंसर्न रेज कर रहे होते हैं, लेकिन लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के थ्रू उन्हें साइलेंस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए शाहीन बाग प्रोटेस्ट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर के थ्रू प्रोलॉन्ग सिट-इन को डिस्पर्स किया गया। UAPA केसेस, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जैसे तीस्ता सतलवत और गौतम नवलखा पे प्रिवेंटिव डिटेंशन और UAPA चार्जेस लगे। ये सवाल सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। क्या हम अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या धीरे धीरे डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चलेंगे? सोचने की बात यह है कि डेमोक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्स तक ही सीमित नहीं है। ये सिटीजन्स की फ्रीडम, उनकी अवेयरनेस और उनकी राइट्स की भी बात है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो शेयर करें, डिस्कस करें और अपनी सोसाइटी में क्वेश्चंस रेज करें, क्योंकि एक अवेयर सिटीजन ही डेमोक्रेसी का असली गार्डियन है। जय हिंद।